गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस एकेडमी ऐप पे। और मैं एसके सिंह। आज चलेंगे फिर से हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी फिज़िक्स में हम लोग एक नए अध्याय, ठीक है, एक नए अध्याय और नए ब्रांच की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी फिज़िक्स में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को, यानी जो ब्रांच है वो मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है डियर, मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम लोग बोले तो आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। यहां मैं कर दूं तो इसको लिख सकते हो आधुनिक भौतिकी, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और आज हम लोग इसका पार्ट 1 क्लासेस करेंगे। कौन सा? पार्ट 1 मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 आज हम लोग क्लासेस करेंगे। सो डोंट वरी, और चीज़ें अच्छी तरह से कवर होंगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ये एक बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स देने वाला शाखा माना जाता है, और इस पे कवर करने के बाद इंजीनियरिंग पे भी कुछ हद तक कवर हो जाती है, ठीक है। मतलब ये जो सेक्टर है ये पूरा इंजीनियरिंग का सेक्टर है, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो चलो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इसका। और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका नाम ही है आधुनिक भौतिकी। तो चीज़ें समझोगे, आधुनिक भौतिकी है क्या? तो एक्चुअली अगर मैं बातें कर दूं थोड़ी सी, तो ये रहा आपका फिजिक्स। ये आपका फिजिक्स है, और फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट जो पार्ट है इसको बोलोगे 1600 से 1900, ठीक। इसको बोल दोगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और ये जो है 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, ठीक। तो 20वीं शताब्दी में जो है आप देखोगे इसको बोलेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो चीज़ें समझते हैं। एक्चुअली ठीक है, इसको न्यूटन का फेज माना जाता है, ठीक। इसको जो है आइंस्टीन का फेज माना जाता है। तो चले हम लोग एक्चुअली
फिजिक्स जो पहले थर्ड ईयर वो 1600 से 1900 के बीच का जो हीरो है वो न्यूटन था, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का फेज जो है वो न्यूटन का माना जाता है। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं, इस समय जो फिजिक्स थी, जो भौतिकी पढ़ने थे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। ये न्यूटन के समय का था। और एक्चुअली न्यूटन ने पहले जो भी बात बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे यहाँ द्रव्यमान, यानी इसको आप मास बोलोगे। दिखाई दे, अनुभव कर सको और भार हो। जो दिखाई दे, जिसे आप अनुभव कर सको और जिसमें भार हो, तो उसे द्रव्यमान बोलेंगे। यानी किसी भी वस्तु में द्रव्यमान है, ये कैसे जानोगे? तो जो दिखाई दे, अनुभव कर सको और उसमें भार हो। ये पहले का कंसेप्ट था, सब है। और ऊर्जा जो है, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये अदृश्य है। ठीक है, ऊर्जा क्या है? अदृश्य है। सुनिए, तो एक्चुअली न्यूटन ने बताया कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो दिखाई दे, अनुभव कर सके, वही, और जिसमें भार हो वही द्रव्यमान कहलाएगा। और ऊर्जा के बारे में इनका कथन ये था कि ऊर्जा अदृश्य है। सही है भाई। लेकिन जिस समय ये न्यूटन बोल रहे थे, जो न्यूटन का फेज था, ठीक है, न्यूटन के फेज में जो न्यूटन ने बताया कि ऊर्जा अदृश्य है, इसी समय एक नया कहानी जो है जन्म ले रहा था। और न्यूटन हर एक चीज़ों पे, न्यूटन के टाइम में, यानी 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच, हर एक चीज़ों पे न्यूटन छाए हुए थे। हर एक जगह न्यूटन थे, क्योंकि उस टाइम का हीरो वही थे, न्यूटन। और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो द्रव्यमान पे बल दी जा रही थी उस टाइम, ठीक है, द्रव्यमान पे बल दी जा रही थी। और न्यूटन का कहना था, ठीक है, कि जो भी चीज़ है वो द्रव्यमान है। इट मीन्स अगर किसी वस्तु पे बल लगता है तो वहाँ द्रव्यमान है। F बराबर m इंटू ए। इसको भी उन्होंने प्रूफ किया और बताया। तो इनका भी कहना जायज़ था एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन इन्होंने बताया 1700 से 1800 और 1900, यानी 19वीं शताब्दी तक, सत्रह 1800 और 19वीं शताब्दी तक यही माना जाने लगा कि रियलिटी में भाई यही है कि जो है किसी भी वस्तु में द्रव्यमान पाई जाती है और ऊर्जा अदृश्य है, और द्रव्यमान के कारण ही कोई वस्तु बल लगाता है। ठीक है, और वहाँ न्यूटन का कंसेप्ट जो है वो माना जाने लगा F बराबर m इंटू ए, और इस पर पूरी कहानी जो है इर्द गिर्द चलने लगी। लेकिन भाग्य का बात यह है कि जैसे 1905 ईस्वी आता है, तो 1905 ईस्वी में एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन यही है, ठीक है। 1905 ईस्वी में इनका एंट्री होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का, और ये जो है न्यूटन के कथन को गलत करने लगते हैं। ठीक है, ये जो है न्यूटन के कथन को गलत करते हैं। कैसे करते हैं समझोगे, देखोगे। एक्चुअली न्यूटन ने बताया कि न्यूटन ने बताया F बराबर m इंटू ए, और इसके जरिए उन्होंने मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m,
बताया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका बल भी बढ़ेगा, द्रव्यमान को कमाओगे तो बल भी कमेगा। ये बात उस समय न्यूटन ने बताया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे ही आए तो ये जो है अपना एक फॉर्मूला दिए, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc² या E बराबर, कभी कभी इसको देखोगे डेल m इंटू c² लिखा रहता है। तो E बराबर mc² जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आइंस्टीन ने दिया और फेमस हो गया, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उस समय इन्होंने ये दिया और बताया, ठीक है। उन्होंने बताया कि नहीं न्यूटन भाई, न्यूटन को बोला कि आपका जो कंसेप्ट है वो कुछ एरर है उसमें, तो न्यूटन मानने के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जिसमें द्रव्यमान होता है वही बल लगाता है, द्रव्यमान नहीं होता तो बल नहीं लगाता। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए कुछ निश्चित सीमाएं हैं। आइंस्टीन बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान होता है केवल वही बल लगाता है और जिसमें द्रव्यमान नहीं होता वो बल नहीं लगाता है, ठीक है। ये बात बोला आइंस्टीन ने, बोला कि नहीं भाई आपकी भी कुछ निश्चित सीमाएं हैं, हर एक जगह पे ऐसा आप बोलिएगा कि जिसमें बल होता है वही जो है, सॉरी जिसमें द्रव्यमान होता है वही बल लगाता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात आइंस्टीन ने बोला न्यूटन से। अब देखोगे, फिर देखोगे आइंस्टीन को यह दर्शाया गया, न्यूटन ने बताया कि फोटॉन जो है, देखोगे यहाँ फोटॉन, न्यूटन ने आइंस्टीन को बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में उन्होंने बताया कि फोटॉन एक द्रव्यमान रहित कण है तथा यह हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। यानी जो प्रकाश है वो फोटॉन का बंडल है। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश फोटॉन का, एक प्रकार के फोटॉन का बंडल है और फोटॉन जो है वो द्रव्यमान रहित कण है। फोटॉन क्या है, द्रव्यमान रहित कण है और वो क्या होता है, सीधी मार्ग पर गमन करती है, यानी सीधी मार्ग पे चलती है। ये इस बातों को बताया न्यूटन ने। फिर देखोगे और बताया कि यह सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन इसको भी, इस प्रयोग को भी, क्योंकि आइंस्टीन चूंकि ऑलरेडी प्रयोग कर चुके थे, प्रयोग करने के बाद वो प्रूव कर रहे थे कि नहीं आपने जो बोला कि जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा केवल वही बल लगाएगा, ये तो कहना गलत है ना। तो वो एक्सेप्ट चूंकि कर नहीं रहे थे न्यूटन, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है अब जंग छिड़ गई। और जंग छिड़ने के बाद क्या हुआ कि एक्चुअली न्यूटन स्वयं बोले थे कि फोटॉन जो है वो एक द्रव्यमान रहित कण है और प्रकाश फोटॉन का बंडल है, ठीक है, फोटॉन का बंडल है प्रकाश, और वह हमेशा सीधी मार्ग पे चलती है। अब आइंस्टीन इसी बात को पकड़ते हैं और बताते हैं कि ठीक है चलिए। फिर आइंस्टीन जो है वो तारों के बीच, आकाशगंगा में तारों के बीच देखोगे एक जो है ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है, ब्रह्मांड में। इसको आप बोलोगे, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, ब्लैक होल। हाँ जी डियर, चले फिर आगे। कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, तो पहले चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली मॉडर्न की गहराई को पहले समझ लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के गहराई को समझोगे तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा समझ में आएगा। तो क्या किए ना कि आइंस्टीन जो है तारों के बीच, आकाशगंगा में तारों के बीच पूरे ब्रह्मांड में जो है एक ऐसा जगह है ब्लैक होल, वहाँ पे जो है वो लाइट को ले गया और प्रकाश एक्चुअली सीधी मार्ग पे गमन कर रहा था, ठीक है, सीधी मार्ग पे। लेकिन अगर ये ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल में जैसे ही यहाँ पे प्रकाश आया इधर से, ठीक है,
ये प्रकाश आया तो प्रकाश को यहाँ से सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश जो है यहाँ से सीधे ना निकल के यहाँ से आया और यहाँ से अपना पथ विचलित कर लिया, साइड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से आप प्रकाश भेजते हो तो यहाँ से प्रकाश यहाँ आया, उसके बाद इसको सीधे आगे निकलना चाहिए था ब्लैक होल से, लेकिन ब्लैक होल से पहले यहाँ आया और इसके बाद प्रकाश जो है वो इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ आइंस्टीन ले गए और फिर वहाँ दिखाएं उनको कि देखिए एक्चुअली आपका जो प्रकाश है उसका भी पथ में विचलन हो रहा है, पथ उसका विचलित हो रहा है, वह भी जो है वह भी अपना पथ विचलन कर रहा है, यानी मोड़ रहा है। वो सीधे सीधे कहाँ, यहाँ पे तो सीधा नहीं आ रहा है प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रयोग उन्होंने बताया और बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि द्रव्यमान का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान होगा, ठीक है, वही ज़्यादा बल लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो द्रव्यमान ही नहीं है और ये जो है इसमें द्रव्यमान भी नहीं है, तो इसमें आखिर क्या है जिसके कारण ये यहाँ पे नहीं आया। तो एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है ब्लैक होल में, तो इसके कारण ऐसा हो रहा था। और देखोगे यहाँ से जो है 1905 से, ठीक है, 1905 से यहाँ जो है न्यूटन को आइंस्टीन पराजित करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं, पराजित करते हैं और यहाँ पे ये अपना डायरेक्टली फार्मूला देते हैं E बराबर mc², जिसके जरिए हम लोग द्रव्यमान को डायरेक्टली एनर्जी में चेंज कर पाएंगे। और उन्होंने द्रव्यमान को एनर्जी में चेंज किया, डायरेक्टली द्रव्यमान को एनर्जी में चेंज किया और यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 20वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी का फेज जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का माना जाता है और इसके वैज्ञानिक जो है वो आइंस्टीन है। ठीक है, लेकिन 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स माना जाता है, जिसका हीरो न्यूटन है, यानी न्यूटन का फिजिक्स को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। अब चलोगे फोटोन क्या है, तो एक्चुअली फोटोन एक द्रव्यमान रहित कण है। फोटोन एक द्रव्यमान रहित कण है और फोटोन के बंडल को प्रकाश भी बोला जाता है। चीजें समझोगे अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्या क्वेश्चन है, 1 kg द्रव्यमान में 1 kg द्रव्यमान में कितना ऊर्जा होता है? एक केजी द्रव्यमान में कितना ऊर्जा होता है? देखोगे ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 9 गुना 10 का पावर 64 जूल, सॉरी यहाँ भी जो है जूल है। सी में देखोगे 9 गुना 10 का पावर 16 जूल और डी में अगर हम लोग देखें तो आप कर सकते हो 9 गुना 10 का पावर 8 जूल। ठीक है, सो हरी अप, ये एक न्यूमेरिकल है, अंकीकी प्रश्न, जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, हरी अप, जल्दी करोगे। हरी अप, जल्दी से करें। चीजें समझ में आएंगी।
चले आगे, चीज़ें क्लीन है, हरी अप करें। देखोगे एक्चुअली जब इसको सॉल्व करोगे, स्मॉल m बराबर 1 kg और c बराबर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यदि आप करो बाई फॉर्मूला, चले हम लोग हरी अप चीज़ों को कवर करें। एक्चुअली ये m है मास और ये c है निर्वात में प्रकाश का वेग। अब बाई फार्मूला E बराबर mc²। इन चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें तो E बराबर m बोले तो 1 और c बोले तो यहाँ से ये निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात या हवा के लिए सेम होता है, तो 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यदि आप आगे चलो ना तो इसको ऐसे कर सकते हैं, E = 1 और इस 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 3 × 10⁸ का, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ एंड 3 × 10⁸। अब इसको जैसे ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 3 and 3 देन 9 × 10⁸ and 8 10⁻16। देन इसको आप बोल सकते हो हेंस E = 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है, तो आप कर लोगे इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सो इतना तो आप लोग कर ही लोगे और यही सूत्र E बराबर mc² देके 1905 ईस्वी में और आइंस्टीन फेमस हो गए। चीज़ें ठीक है यहाँ तक? चलो चलते हैं आगे फिर हम लोग। चले आगे, डोंट वरी, चलते हैं फिर आगे हम लोग और देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो है वो एटलीस्ट अगर मार्क्स की बातें मैं कर दूं, मार्क्स तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 मार्क्स को अकेले कवर करेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या को बढ़ाया गया है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स को जो है ये कवर करेंगी और इसमें जो चैप्टर्स हैं पढ़ने उनको अगर गौर फरमाया जाए तो फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको आप बोलोगे ये 8 से 10 मार्क्स के हैं, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स के हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विद्युतीय उपकरण, इसको क्या बोलोगे?
विद्युतीय उपकरण। फिर देखोगे सेकेंड वाला क्या है, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो सेकेंड जो चैप्टर आएगा वो एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस, इसको आप बोल सकते हो परमाणु एवं नाभिक। और ये जो है थर्ड चैप्टर आएंगे, इसको अगर देखोगे डबल नेचर, डबल नेचर जिसको आप बोलोगे द्वैत प्रकृति। और फोर्थ जो आएंगे डियर, फोर्थ जो चैप्टर आएंगे इसको देखोगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे संचार प्रणाली या संचार व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें डियर फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी विद्युतीय उपकरण, इसमें आपको अर्धचालक, नैज अर्धचालक, इट मीन्स अर्धचालक के प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग। डायोड को पढ़ोगे, पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक, मतलब जितने अर्धचालक है उसके बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे। सिट, बैठ जाओ, फैन बंद कर दो। आई होप गर्मी लगेगा। अच्छा हाँ, कंसंट्रेट, ये एटम एंड न्यूक्लियस। और सेम जो है दूसरा देखें तो इसमें परमाणु के बारे में हम लोग परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री का बहुत सारा भाग जो है यहाँ मिले जुले मिलेंगे। वो परमाणु मॉडल हो या फिर यूरेनियम का पार्ट हो, ठीक है, यूरेनियम भी हो सकते हैं, या फिर आप हाफ लाइफ पर हो, हाफ लाइफ, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें आप नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वगैरह वगैरह को पढ़ोगे परमाणु और नाभिक में, एज लाइक अ केमिस्ट्री की तरह। ठीक है, इसमें वेवलेंथ भी थोड़ा सा जो है पढ़ने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा थर्ड नंबर, डबल नेचर, यानी इसको डुअल नेचर बोलोगे आप, द्वैत प्रकृति। तो इसके बारे में मैं ऑप्टिक्स में चर्चा करूंगा, द्वैत प्रकृति के बारे में। एक्चुअली थोड़ी सी स्टोरी इन शॉर्ट हम लोग जानेंगे द्वैत प्रकृति की। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग थोड़ी सी जानेंगे कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और कण की तरह भी। और वहाँ से एक्चुअली जब भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया था न्यूटन में और हाइगेंस में, तो उस समय एक थॉमस यंग, ठीक है, थॉमस यंग नामक जो है वो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बताया कि प्रकाश जो है, जब बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में कोई आइडिया नहीं था, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत लोग ये मानने लगे थे कि चलो भाई ये सोम, बुध और शुक्र, ठीक है, ये 3 दिन प्रकाश कण होगा एवं
मंगल, शनि और गुरु, सॉरी मंगल, गुरु और शनि। बहुत से लोगों का ये मानना था कि ये दिन अच्छा होता है, इसलिए इस दिन मैं प्रकाश को तरंग मानूंगा, यानी वेव। ओके। और एक दिन जो संडे बचता है उस दिन मैं आराम करूंगा, यानी रविवार को आराम करूंगा, मतलब ना ही उस दिन तरंग और ना ही कण। तो इस माहौल में ही यंग महाराज का जो है वो एंट्री होता है, और यंग जो है वो शो करते हैं, साउंड कम कर लो थोड़ा सा। यंग महाराज जो है वो शो करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये जो लाइट है, प्रकाश, वो कभी कण और कभी तरंग दोनों के जैसा व्यवहार करता है, और इन्होंने प्रकाश को द्वैत प्रकृति बताया। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे द्वैत प्रकृति में। और नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हम लोग संचार प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल का क्या यूज़ है, फैक्स क्या है, FAX, फैक्स क्या है, फैक्स का क्या फुल फॉर्म होता है, यूज क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका यूज कहाँ है, ई कॉमर्स क्या होता है, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप कैसे यूज होता है। ठीक है, www क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीफोन क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, हम लोग इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन प्रणाली में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो कि हम लोग जब इस चैप्टर में आ जाएंगे तो मूल रूप से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। बट हम लोग जो है वो अभी फ़िलहाल नए चैप्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको प्रारंभ करेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जो है पढ़ेंगे। सो हरी अप। यहाँ तक चीज़ें कवर करोगे? ठीक है, एंड नाइस टू मीट यू, सी यू अगैन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, यानी पार्ट 2 में हम लोग मॉडर्न का एक नया पार्ट जो है, आधुनिक भौतिकी का विद्युतीय उपकरण। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पार्ट करके मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा और हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, विद्युतीय उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगैन।